हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह की सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अक्टूबर महीने के सेकेंड वीक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। 8 से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में लगभग 50 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपको बस ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरण में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य जो है यहाँ पर अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो इस बार जो हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ये सिर्फ एक ही चरण में होंगे। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये किस दिन इसके लिए मतदान होगा, क्योंकि एक ही चरण में होना है, तो ये 12 नवंबर जो है 12 नवंबर ये तारीख जो है इसी दिन मतदान हो जाएगा और फिर इसके बाद 8 दिसंबर के दिन इसकी गणना होगी, काउंटिंग होगी और इसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा सीटों की टोटल संख्या है 68। तो सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए एक ही दिन मतदान कराया जाएगा 12 नवंबर 2022 को। असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सफैम नाम की एक संस्था है और ये संस्था कहाँ पर है, ये संस्था है नैरोबी में। केन्या की राजधानी है नैरोबी। यहीं पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का भी मुख्यालय है और यहीं पर ऑक्सफैम नाम की संस्था भी बेस्ड है जिसने ये इंडेक्स निकाला है असमानता कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स हमको बताता है कि दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो अपने देशों के अंदर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कितने ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, कितने ज़्यादा कमिटेड हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो नंबर 1 कंट्री है इस मामले में वो कंट्री है नॉर्वे। नंबर 1 पर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है नॉर्वे। और भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है 1 2 3 यानी कि 123। भारतीय रेलवे माल ढुलाई के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन सेवा कौन से 2 शहरों के बीच में शुरू करने जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे ने अब तक वंदे भारत जो ट्रेनें हैं इनकी 4 यात्री सेवाएं शुरू की हैं। पहली शुरू की गई थी, जो सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन भारत में चलाई गई थी वो दिल्ली से लेकर के वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। फिर इसके बाद जो दूसरी वंदे भारत ट्रेन है इसको भी 2019 में ही शुरू किया गया था, दिल्ली से लेकर के कटरा के बीच में। फिर तीसरी और जो चौथी ट्रेन है उनको हाल ही में रवाना किया गया था। तो जो थर्ड ट्रेन थी उसको रवाना किया गया था गांधीनगर से लेकर के मुंबई के बीच में। और अभी चौथी ट्रेन जो है जिसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो उसको रवाना किया गया है दिल्ली से लेकर के ऊना के बीच में। ऊना हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर ये रवाना हुई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक देश के अंदर जो हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें हैं उनकी 4 यात्री सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने योजना बनाई है कि इन वंदे भारत ट्रेनों को माल ढुलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी पहली सर्विस जो है वो शुरू की जाएगी दिल्ली और मुंबई रूट पर। तो दिल्ली से मुंबई के बीच में जो माल ढुलाई के लिए सेवा है यह शुरू की जाएगी, ऐसा बोला है भारतीय रेलवे ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। इस समय भारत के जो रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा किस भारतीय डिस्कस थ्रोअर को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भारत की एक मशहूर डिस्कस थ्रोअर है यानी कि चक्का फेंक खिलाड़ी हैं और पिछले जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था और ये फाइनल में 6वें स्थान पर आई थी। इनका नाम है कमलप्रीत कौर और हाल ही में इनको एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने बैन कर दिया है 3 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने डोपिंग के नियमों का उल्लंघन किया है। तो यहाँ पर आंसर होगा कमलप्रीत कौर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि WWF की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 के बाद से वन्य जीवों की आबादी में कितने % की गिरावट आई है। तो WWF यहाँ पर क्या है, ये एक वैश्विक संस्था है जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करती है और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर।
ये जो संस्था है ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। स्विट्जरलैंड के जिस शहर में ये है वो है ग्लैंड शहर। और ये जो संस्था है ये हर 2 साल में एक बार एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम होता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो अभी ये जारी हो चुकी है 2022 में। इसमें बताया गया है कि 1970 से लेकर के 2018 तक 1970 से लेकर के 2018 यानी कि लगभग 50 सालों में वन्य जीवों की आबादी में 69% की गिरावट आई है। पूरी दुनिया में 69% वन्य जीवों की आबादी कम हो गई है एज कम्पेयर टू 1970। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो वन्य जीवों की आबादी इतनी ज़्यादा घटी है पिछले लगभग 50 सालों में, इसके पीछे मेनली 2 कारण दिए गए हैं। पहला, इनमें से एक कारण तो ये है कि वन्य जीवों का जो रहने का स्थान है अब वो कम हो गया है। तो इनके जो नेचुरल हैबिटेट थे जहाँ पर ये पहले रहते थे, अब क्योंकि इंसानों की आबादी जैसे जैसे बढ़ी तो उसी के हिसाब से यहाँ पर वन्य जीवों के जो रहने का स्थान है वो सिमटता गया। तो एक तो इनके रहने का आवास कम हो गया है और दूसरा क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जो है जलवायु परिवर्तन, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा जिसके चलते ये वन्य जीवों की आबादी में इतनी ज़्यादा गिरावट आई है। क्योंकि बदलते क्लाइमेट के चलते कई सारी जो प्रजातियां हैं वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाई और वो विलुप्त हो गई। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। पहला कारण है हैबिटेट की कमी और दूसरा कारण है क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से पिछले 50 सालों में वन्य जीवों की आबादी घटी है। आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि 2010 के बाद से ये जो वन्य जीवों की आबादी घटने का दर है ये थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि दुनिया भर के जो सरकारें हैं वो अब वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में काम कर रही हैं। इसी तरीके से कई सारे संगठन हैं जो कि इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर जो स्लोप है ये थोड़ा सा कम हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके सामने एक दूसरी पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि दुनिया के कौन से क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी का कितना लॉस हुआ है, यानी कि किस क्षेत्र में वन्य जीवों की आबादी कितनी घटी है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ओवरऑल तो मैंने आपको बताया है कि पूरे विश्व में कितनी कमी आई है, 69%। ये है 1970 से लेकर के 2018 के बीच में। तो ये तो पूरे वर्ल्ड का हो गया, लेकिन दुनिया के कौन से रीजन में कितनी घटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कमी आई है लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई रीजन में। यहाँ पर 94% वन्य जीवों की आबादी घटी है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। यहाँ पर 66% वन्य जीवों की आबादी घटी है। फिर इसके बाद 55% घटी है एशिया पैसिफिक में। फिर 20% घटी है नॉर्थ अमेरिका में। देन इसके अलावा 18% घटी है यूरोप और सेंट्रल एशिया में। तो यहाँ पर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन्य जीवों की आबादी घटी है, तो आपको बताना होगा लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियाई क्षेत्र। तो WWF की इस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इस बार की जो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई है उसका आयोजन किया गया था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो आयोजन कहाँ पर हुआ था, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। और इसको जीता है भारत के व्यक्ति ने जिनका नाम है पंकज आडवाणी। यहाँ पर पंकज आडवाणी ने 25वीं बार ये खिताब जीता है और इन्होंने जिसको हरा करके जीता है वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है सौरभ कोठारी। तो विजेता कौन बने हैं, पंकज आडवाणी, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं। कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो कुवैत देश के अंदर अब भारत के अगले राजदूत होंगे आदर्श स्वीका। आदर्श स्वीका, यहाँ पर आपको बता दूं कि इनसे पहले कुवैत में भारत के राजदूत थे CB जॉर्ज, लेकिन अब इनको जापान में शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ से आपको 2 अपॉइंटमेंट्स याद रखनी है। पहला, CB जॉर्ज को जापान में भारत का राजदूत यानी कि एम्बेसडर बनाया गया है। इसी तरीके से कुवैत कंट्री के अंदर भारत का राजदूत बनाया गया है आदर्श स्वीका को। दिल्ली सरकार ने सभी चल रही और आगामी परियोजनाओं को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो दिल्ली सरकार के अंदर अलग अलग विभागों के द्वारा जो भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली ई-मॉनिटरिंग ऐप। तो दिल्ली ई-मॉनिटरिंग ऐप के जरिए जो दिल्ली सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी निगरानी की जा सकेगी, उनको ट्रैक किया जा सकेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं।
तो देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है जिसका नाम है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं अली मोहम्मद मागरे। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे बन गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। आपको बता दूं कि इससे पहले इस पद पर थे पंकज मित्तल, लेकिन अब इनको राजस्थान हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर भी आपको दो अपॉइंटमेंट्स याद रखनी है। एक तो राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल, और अली मोहम्मद मागरे जो हैं इनको हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। आपको बताना है पंकज मित्तल। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है। तो भारत सरकार का ये जो कोष है सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। तो इस फंड का इस्तेमाल कब होता है, जब भारत के किसी भी सैनिक यानी कि तीनों सेनाओं के अंदर जो भी सैनिक हैं, अगर उनमें से किसी भी सैनिक की किसी भी सैन्य अभियान के दौरान डेथ हो जाती है, यानी कि वो शहीद हो जाता है या फिर वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उसके परिवार वालों को इस कोष से हेल्प दी जाती है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो अब क्या है कि इस कोष में लोग आसानी से कंट्रीब्यूट कर सके, योगदान दे सकें, उसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और इस वेबसाइट को नाम दिया गया है माँ भारती के सपूत। माँ भारती के सपूत, और इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य कौन से राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो स्लेंडर लोरिस एक जानवर होता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये नॉक्टर्नल होता है, यानी कि ये रात्रि के समय बाहर निकलता है, साथ ही में ज़्यादातर ये समय अपना पेड़ों के ऊपर ही बिताता है। तो ये जो स्लेंडर लोरिस जानवर है, अब इसको बचाने के लिए देश का पहला अभयारण्य बनाया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तमिलनाडु के अंदर ये जो स्लेंडर लोरिस को बचाने के लिए अभयारण्य बनाया जा रहा है, इसका नाम है कडवुर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। कडवुर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी जो है, ये स्लेंडर लोरिस को बचाने के लिए भारत का पहला अभयारण्य होगा और ये तमिलनाडु के 2 जिलों में फैला होगा। पहला करूर जिला और दूसरा डिंडीगुल जिला। तो ये तमिलनाडु राज्य के इन 2 जिलों में फैला होगा, करूर और डिंडीगुल। भारत जोड़ो यात्रा किस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया एक जन आंदोलन है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है ये आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं उनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस अभियान की शुरुआत पिछले महीने ही हो गई थी, यानी कि सितंबर महीने में इसको शुरू किया गया था। जो कांग्रेस नेता है राहुल गांधी और इनके अलावा जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसको सितंबर महीने में लॉन्च किया था। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको कन्याकुमारी से शुरू किया गया था, यानी कि जो तमिलनाडु के अंदर है कन्याकुमारी, यहाँ से इस यात्रा को रवाना किया गया था और ये देश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए आखिर में लगभग 3500 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करके ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक जाएगी। सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए कौन सा संस्थान एक AI सक्षम डिवाइस बना रहा है जिसका नाम है कोल्पोस्कोप। तो कोल्पोस्कोप नाम की जो डिवाइस है इसको बना रहा है एम्स नई दिल्ली। आप जानते हैं कि NIRF रैंकिंग के मुताबिक भारत का जो सबसे बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो है एम्स नई दिल्ली, और इसी ने कोल्पोस्कोप नाम की एक डिवाइस पर काम किया है। ये जो डिवाइस होगी ये सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए काम करेगी, यानी कि सर्वाइकल कैंसर अगर किसी भी महिला को है तो उसकी जांच आसानी से इस डिवाइस के जरिए की जा सकेगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत ने अपनी पहली स्वदेशी वैक्सीन भी बना ली है जिसका नाम है सर्वावैक। तो इसकी स्वदेशी वैक्सीन भी उपलब्ध है जिसका नाम है सर्वावैक, और इसको किसने बनाया है, इस वैक्सीन को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि पुणे के अंदर बेस्ड है। कोल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। तो हाल ही में भारत की कोल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में 1190 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट स्थापित करेगी। तो आंसर क्या हो गया, राजस्थान।
अब राजस्थान के बीकानेर जिले में ये जिस जगह पर बनेगा वो भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान के बीकानेर जिले में एक जगह है पूगल, यहीं पर 1190 मेगावाट का ये सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कैबिनेट ने कितने सालों के लिए पीएम डिवाइन नामक नई योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम डिवाइन योजना के बारे में आपने इस बार के बजट में भी सुना होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो। इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक नई योजना लाई जाएगी जिसका नाम है पीएम डिवाइन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री की पहल। तो अब इस योजना को फाइनली शुरू कर दिया गया है। तो अभी 15वें वित्त आयोग में जो 4 साल बाकी हैं उसमें ये लागू की जाएगी। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। पीएम डिवाइन योजना जो है इसको 12 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है। इस योजना का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस योजना में 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक इसको लागू किया जाएगा। तो 4 सालों के दौरान इसमें 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6600 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे इस योजना के ऊपर। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि इसमें जो पूरा खर्चा होगा ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसको भारत का जो मंत्रालय इसको लागू करेगा उसका नाम है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्रालय, यानी कि डोनर मिनिस्ट्री। तो भारत में आप जानते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय है जिसको डोनर मिनिस्ट्री शॉर्ट में बोला जाता है, या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय। ये जो योजना है ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण में हेल्प करेगी, उद्योगों को हेल्प करेगी और जो सामाजिक विकास परियोजनाएं हैं उनको भी सहयोग देगी। लीड्स 2020 रिपोर्ट में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो लीड्स नाम की एक रिपोर्ट होती है जो कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। लीड्स का मतलब होता है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बीच से सामानों का आवागमन कितनी तेज गति से होता है उसी सब का आकलन इसमें किया जाता है। तो लीड्स नाम की ये जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है अचीवर्स की। इसमें ऐसे राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है जिनका स्कोर 90% या फिर उससे ज्यादा है। फिर 80 से लेकर के 90% के बीच में जिनका स्कोर है उनको फास्ट मूवर्स की कैटेगरी में रखा गया है। और तीसरी कैटेगरी है एस्पायर्स की। इसमें रखा गया है ऐसे राज्यों के शासित प्रदेशों को जिनका जो स्कोर है वो 80% से कम है। तो अचीवर्स में आपको याद रखना है जिनका स्कोर सबसे बेहतर है, जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है, ऐसे राज्यों की संख्या है टोटल 15। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत पर WHO की रिपोर्ट की जांच के लिए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है? तो हाल ही में WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि एक अफ्रीकी देश है गाम्बिया में 66 बच्चों की डेथ हो गई है। और इसके पीछे का कारण दिया गया कि हरियाणा के अंदर एक कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है मैडन फार्मास्यूटिकल्स। तो इस कंपनी के द्वारा बनाई गई कफ सिरप के सेवन से इन 66 बच्चों की डेथ हुई है गाम्बिया में। तो ये जो WHO की रिपोर्ट आई इसकी जांच करने के लिए सरकार ने 4 सदस्यीय एक विशेषज्ञ समिति बनाई है जिसमें इसके एक्सपर्ट शामिल हैं। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर YK गुप्ता। तो डॉक्टर YK गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जो समिति है वो इस रिपोर्ट की जांच करेगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा सरकार ने किस शहर के अंदर मैडन फार्मास्यूटिकल्स के एक विनिर्माण संयंत्र में दवा उत्पादन को बंद कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में मैडन फार्मास्यूटिकल्स का एक विनिर्माण संयंत्र है जहां पर दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और इसी प्लांट में जो कफ सिरप है उसका उत्पादन किया जाता था, जिसको अब बंद कर दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हाल ही में 13 अक्टूबर को इराक के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इराक देश के अंदर हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनका नाम है अब्दुल लतीफ राशिद। अब्दुल लतीफ राशिद, इन्होंने जगह ली है बरहम सोलिह की।
आपको यहाँ पर बता दूं कि इराक जो कंट्री है ये आप जानते हैं एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी है बगदाद और यहाँ की करेंसी है दिनार। इराकी दिनार यहाँ की करेंसी है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है? तो महिलाओं का जो अंडर 17 लेवल का वर्ल्ड कप है ये भारत की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भारत में 3 जगहों पर हो रहा है। एक तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तो यहाँ पर मैं स्टेट का नाम लिख दे रहा हूँ, बाकी शहर का नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर एक तो है। दूसरा है गोवा का मडगांव, तो गोवा का जो मडगांव शहर है वहाँ पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी तरीके से महाराष्ट्र का जो नवी मुंबई है वहाँ पर भी इसका आयोजन हो रहा है। फीफा अंडर 17 जो महिला वर्ल्ड कप है इसमें टोटल 16 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भारत की महिला अंडर 17 टीम है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है और ये पहला मौका है जब भारत इसमें हिस्सा ले रहा है। यानी कि भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी भी पहली बार की है और भारत ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट भी किया है। ये जो टूर्नामेंट है ये 11 अक्टूबर को शुरू हुआ है और ये इस महीने के एंड में समाप्त होगा, यानी कि 31 अक्टूबर को। हाल ही में पहली बार विश्व स्लॉथ बियर दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे है ये इसी साल पहली बार मनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्लॉथ बियर होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है और ये मेनली भारत में ही पाया जाता है। इसकी जो 90% आबादी है ये भारत में ही मिलती है। इसके अलावा ये नेपाल और श्रीलंका के अंदर भी पाया जाता है। तो अब से हर साल स्लॉथ बियर के संरक्षण और इनके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे। और ये डिक्लेयर किया है IUCN ने। IUCN जो है ये आप जानते हैं नेचर कंजर्वेशन के लिए काम करता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। तो IUCN ने इसको डिक्लेयर किया है कि अब से हर साल 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे मनाया जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको मनाने का जो प्रस्ताव है वो भारत की एक संस्था ने दिया है और उसका नाम है वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया ने यह प्रस्ताव रखा था कि अब से हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्लॉथ बियर दिवस के रूप में मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इन दोनों का ही मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में और यहीं पर हर साल इन दोनों की एनुअल मीटिंग होती है जिसका आयोजन वाशिंगटन DC के अंदर ही किया जाता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इस बार की जो एनुअल मीटिंग हुई है उसमें भारत की तरफ से भारत कौन गया था? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अब इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कौन से गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो ये गांव है मोढेरा। दोस्तों मोढेरा गांव जो है ये गुजरात के जिस जिले में पड़ता है उसका नाम है मेहसाना। तो गुजरात के मेहसाना जिले के अंदर एक गांव है मोढेरा जिसको हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 24x7 सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेयर किया है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा गांव है ये 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलता है और इसको अचीव करने के लिए ग्राउंड पर तो सोलर पैनल बिछाए गए हैं, इसके अलावा जो आवासीय और सरकारी भवन है उनकी छतों के ऊपर भी रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो इस तरीके से जो मोढेरा गांव है ये भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि 10 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कौन से शहर के अंदर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो अगर आपने मेरी सितंबर महीने की वीडियो देखी हो तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि देश के अंदर बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए जो योजना है उसको मंजूरी दी गई है, जिसके तहत देश के 3 जगहों पर बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे। तो ये बल्क ड्रग पार्क जो होते हैं इसके जरिए देश में दवाइयों के निर्माण में लागत में कमी आएगी। तो ये कहाँ कहाँ पर बनेंगे? इनमें से एक तो बनेगा गुजरात राज्य के अंदर, दूसरा बनेगा हिमाचल प्रदेश में और तीसरा कहाँ पर बनेगा? आंध्र प्रदेश में। तो इन्हीं में से जो गुजरात राज्य के अंदर बनाया जाना है उसकी आधारशिला PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 10 अक्टूबर को रखी है। और ये गुजरात में कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा जंबूसर में। गुजरात के भरूच जिले के अंदर स्थित है जंबूसर और यहीं पर बनाया जाएगा देश का पहला बल्क ड्रग पार्क। तो इन तीनों राज्यों के नाम आपको याद रखना है
क्योंकि अभी इनकी चर्चा फिर से होगी, क्योंकि इसी वीक के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बल्क ड्रग पार्क बनाया जाना है उसकी भी आधारशिला रख दी है, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। देन इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि 10 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर के अंदर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो मोदी शैक्षणिक संकुल क्या है, ये बेसिकली ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक एजुकेशनल कैंपस है। तो ये उनकी समग्र विकास में हेल्प करेगा, उनको जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएगा। तो मोदी शैक्षणिक संकुल जो है इसके पहले चरण का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये बनाया जा रहा है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, अहमदाबाद गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर के अंदर स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। तो श्री महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये आप सभी जानते हैं कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में है श्री महाकालेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको आसानी हो और बहुत ही आसानी से वो दर्शन कर सकें, उसके लिए पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है और उसी कॉरिडोर को नाम दिया गया है श्री महाकाल लोक। जिस तरीके से आपको पता होगा वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनाया गया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के परिसर का विस्तार करते हुए श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। और हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को यहाँ पर विजिट किया तो उसी दौरान इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, उज्जैन मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन स्कीम के बारे में है। आपको बताना है कि किसानों की हेल्प के लिए किस राज्य की सरकार ने हिमकैड नामक नई योजना शुरू की है। तो हिमकैड योजना जो है इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और इसके चलते इसको याद रखना भी आसान है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस हिमकैड योजना के जरिए जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो किसानों की हेल्प करेगा। बेसिकली जो यहाँ के किसान हैं उनको इसके जरिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो एक ही चरण में यहाँ पर मतदान होगा 12 नवंबर को और यहाँ पर विधानसभा सीटों की टोटल संख्या है 68। साथ ही यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जिनकी पार्टी है बीजेपी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं राज्यपाल, उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया है। तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट जो है ये इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव जो है उसका एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया है लेह लद्दाख में। ये जो इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव है ये भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम करता है। तो लेह लद्दाख में इसका जो एनुअल समिट है इस बार आयोजित किया गया है। भारत के जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं यानी कि भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। सितंबर 2022 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता कौन बनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार इसको भारतीय महिला ने जीता है। एक्चुअल में क्या है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसने जनवरी 2021 में इस अवार्ड की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर महीने के अंदर जो भी सबसे बेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं पुरुषों और महिलाओं में उनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन इससे पहले तक जितने भी अवार्ड दिए गए हैं महिलाओं की कैटेगरी में वो सभी विदेशों में की खिलाड़ियों को ही मिला, यानी कि भारतीय खिलाड़ियों को नहीं मिला था। तो पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने ये पुरस्कार जीता है जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ये आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन्हीं के नेतृत्व में पिछले महीने जो इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने जीत हासिल की थी, तो उसी के चलते ये जो पुरस्कार है ये हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 के जो अब तक विजेता हैं उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही। भारत के अभी तक सिर्फ 2 ही विजेता बने हैं इस साल। एक तो पुरुषों में आप देख सकते हैं श्रेयस अय्यर ने फरवरी में जीता था, और इसी तरीके से महिलाओं में यहाँ पर सितंबर महीने के अंदर जीता है हरमनप्रीत कौर ने। बाकी सितंबर महीने में ही पुरुषों के अंदर जो विजेता बने हैं वो है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को गल्फ ऑयल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो गल्फ ऑयल इंडिया जो कंपनी है इसका पूरा नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये लुब्रिकेंट्स का उत्पादन करती है। तो अब इसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंधाना को भी शामिल कर लिया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
आपको बता दूं कि भारत के 2 और क्रिकेटर हैं जो कि पहले से ही गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक तो हैं MS धोनी और दूसरे हैं हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इब समर समुद्री अभ्यास के 7वें संस्करण में किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं इब समर का मतलब क्या है। यहाँ पर इब समर का मतलब है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि ये एक समुद्री अभ्यास होता है जो कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इस बार ये जो अभ्यास हुआ है ये आयोजित किया गया था साउथ अफ्रीका की मेजबानी में, तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया है और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है INS तरकस ने। INS तरकस जो जहाज है इसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है। इस बार के जो 36 नेशनल गेम्स हैं ये गुजरात की मेजबानी में गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए गए थे। तो मेजबान आपको बताना है गुजरात। गुजरात ने वैसे पहली बार इसकी मेजबानी की थी इन गेम्स की। इस बार का शुभंकर था, यानी कि इसका ऑफिशियल मैस्कट था सावज, जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा। फिर इस बार के जो नेशनल गेम्स हैं इनका ओपनिंग जो सेरेमनी था, यानी कि उद्घाटन समारोह, वो आयोजित किया गया था अहमदाबाद के अंदर और उसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे PM नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 29 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। फिर इसके बाद इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, यानी कि समापन समारोह, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। तो जगदीप धनखड़ इसमें समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और इन्होंने इसका समापन किया है कब, 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर को इन गेम्स की समाप्ति हो चुकी है। अब इसमें पदक तालिका में कौन सी टीम ने टॉप किया है, तो वो है सर्विसेज की टीम, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं की जो टीम है सर्विसेज, उसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल्स तो नहीं जीते हैं लेकिन पदक तालिका में यहाँ पर टॉप किया है। यहाँ पर मैं आपको मेडल टैली दिखाता हूँ इस बार के 36 नेशनल गेम्स की। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पर आया है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो इसी के तत्वाधान में जो सर्विसेज टीम है वो खेल रही थी। ये आपके एग्जाम के अंदर शॉर्ट में SSCB भी आ सकता है, यानी कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो इसने यहाँ पर पदक तालिका में टॉप किया है क्योंकि इसने 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत पदक और 32 कांस्य पदक जीते हैं और इसी के साथ इसने 128 टोटल मेडल भी जीते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर रहा हरियाणा, चौथे पर कर्नाटक और 5वें पर तमिलनाडु। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो महाराष्ट्र है जो कि सेकेंड प्लेस पर आया है, इसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं इस बार के गेम्स में। टोटल 140 मेडल इसने जीते हैं। फिर भी ये पदक तालिका में दूसरे स्थान पर आया क्योंकि गोल्ड मेडल की संख्या के मामले में ये दूसरे नंबर पर आता है। तो जो पदक तालिका होती है वो स्वर्ण पदक की संख्या के आधार पर बनाई जाती है, ना कि टोटल मेडल के आधार पर। टोटल मेडल कितने भी हो लेकिन जिसके भी गोल्ड मेडल जाता होंगे वो पदक तालिका में ऊपर होगा। तो इसी के चलते यहाँ पर सर्विसेज टीम जो है इसने पहला स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर रही महाराष्ट्र, तीसरे पर हरियाणा। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये 36 नेशनल गेम्स के बारे में ही है। आपको बताना है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की। तो समापन समारोह की अध्यक्षता की है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो इस बार के 36 नेशनल गेम्स के अंदर बेस्ट मेल प्लेयर का जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया साजन प्रकाश को। दोस्तों साजन प्रकाश जो हैं ये केरल के एक मशहूर तैराक हैं और इन्होंने इस बार के 36 नेशनल गेम्स के अंदर टोटल 8 मेडल जीते हैं। इन्होंने अकेले ही 8 मेडल जीते हैं, जिनमें से 5 तो व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इसी तरीके से भारत के एक और खिलाड़ी हैं, वो भी तैराक ही हैं, जिनका नाम है श्रीहरि नटराज। और श्रीहरि नटराज ने भी 8 मेडल ही जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको लग सकता है कि श्रीहरि नटराज को ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण ये है कि जो श्रीहरि नटराज ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, इनमें से 4 तो इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता था और बाकी जो 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते वो रिले इवेंट के अंदर जीते हैं। रिले इवेंट में क्या होता है
कि जो पूरी रेस होती है उसको एक ही खिलाड़ी कंप्लीट नहीं करता है, मल्टीपल खिलाड़ी हो सकते हैं जो कि पूरी रेस को मिल करके कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो 4 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल ही इन्होंने जीते, जबकि जो साजन प्रकाश हैं उन्होंने 5 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीते थे और उसी के चलते यहाँ पर इनको बेस्ट मेल प्लेयर का पुरस्कार दिया गया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो बेस्ट फीमेल प्लेयर का जो अवार्ड है ये दिया गया है हसिका रामचंद्र को। हसिका रामचंद्र जो हैं ये भी एक फेमस तैराक ही हैं और ये कहाँ से हैं, ये कर्नाटक राज्य से हैं। इन्होंने इस बार के 36 नेशनल गेम्स के अंदर 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सिल्वर इन्होंने एक भी नहीं जीता है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने इस इवेंट के अंदर इस बार के 36 नेशनल गेम्स के अंदर 7 मेडल जीते हैं और ये सबसे बेस्ट फीमेल प्लेयर रही। तो आंसर हो जाएगा हसिका रामचंद्र। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन बन गए हैं। तो इस बार के 36 नेशनल गेम्स के अंदर जो सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं इनका नाम है सौर्यजीत खैरे। सौर्यजीत खैरे जो हैं यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये गुजरात राज्य से हैं और ये जिस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं वो है मल्लखंब। आपको बता दूं कि जो मल्लखंब स्पोर्ट है इसको इसी साल पहली बार इसमें शामिल किया गया था 36 नेशनल गेम्स के अंदर और इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब क्योंकि इनकी उम्र जो है ये 10 वर्ष है और इस तरीके से ये सबसे कम उम्र के पदक विजेता बने हैं, तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और ये 10 साल के हैं। इनमें से कौन सा राज्य अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो अब 36 नेशनल गेम्स तो समाप्त हो चुके हैं जिनका आयोजन किया गया था गुजरात में। तो अब इसके बाद जो 37वें नेशनल गेम्स होंगे उनका आयोजन किया जाएगा गोवा राज्य में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गोवा। ये अक्टूबर 2023 में होगा। 11 और 12 अक्टूबर को किस भारतीय नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास जो प्रस्थान होता है ये हर 6 महीने के अंदर आयोजित किया जाता है भारतीय नौसेना के द्वारा और हाल ही में इसका आयोजन किया है पूर्वी नौसेना कमान ने। आप जानते हैं कि जो पूर्वी नौसेना कमान है उसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत की पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही इसका आयोजन भी किया गया था। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास में ये प्रस्थान नाम का अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने ड्रोनी नामक मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप एक ड्रोन देख सकते हैं, ये मेड इन इंडिया ड्रोन है और इसको बनाया है गरुड़ एरोस्पेस ने। गरुड़ एरोस्पेस जो है ये बेस्ड है चेन्नई के अंदर और इसी ने इस ड्रोन को बनाया है और इसको लॉन्च किया है भारत के जो मशहूर क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी उन्होंने। क्योंकि जो महेंद्र सिंह धोनी हैं ये वर्तमान समय में गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इन्हीं से कंपनी ने इसको लॉन्च करवाया है और इसको नाम दिया गया है ड्रोनी, जो कि इनके नाम से राइम करता है, ड्रोनी महेंद्र सिंह धोनी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो भारत के किस राज्य में आयोजित की जाएगी। तो इस बार वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का 9वां संस्करण होने वाला है और ये आयोजित किया जाएगा दिसंबर महीने में। तो दिसंबर 2022 के अंदर ये भारत के गोवा राज्य में होगी। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गोवा में ये कहाँ पर होगी, गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। वायुसेना दिवस परेड 2022 का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया है। तो एयरफोर्स की जो परेड होती है इस बार इसका आयोजन किया गया है चंडीगढ़ शहर के अंदर। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे परेड का आयोजन किया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो वायुसेना दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। हालांकि जब इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी तब इसका नाम हुआ करता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। बाद में जब इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके बाद 1950 में इसमें से जो रॉयल शब्द है उसको हटा दिया गया, फिर इसका नाम हुआ इंडियन एयरफोर्स। और इस बार याद रखिएगा, इस बार 90वां स्थापना दिवस मनाया है इंडियन एयरफोर्स ने और इसका जो परेड है, परेड का आयोजन किया गया था इस बार चंडीगढ़ में। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अक्टूबर महीने के सेकेंड वीक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं।
तो 8 अक्टूबर को मनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे। फिर इसके बाद 8 अक्टूबर को ही इस बार मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस होता है। मई और अक्टूबर महीने का जो दूसरा शनिवार होता है उस दिन ये मनाया जाता है। इस बार मई महीने में पड़ा था 14 मई को, और अक्टूबर महीने में अभी मनाया गया है 8 अक्टूबर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार की जो थीम है वो रखी गई है टू फोकस ऑन लाइट पोल्यूशन, क्योंकि जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो जब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करते हैं तो लाइट पोल्यूशन के चलते उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसी को फोकस करते हुए इस बार की थीम रखी गई है। फिर इसके बाद 9 अक्टूबर को होता है विश्व डाक दिवस, यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे। इसका विषय है इस बार पोस्ट फॉर प्लैनेट। फिर इसके बाद 10 अक्टूबर को, यानी कि जस्ट अगले ही दिन मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस। फिर 10 अक्टूबर को ही होता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस होता है। एक चीज़ आपको बता दूं कि इस बार के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर भारत ने एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है टेली मानस। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा भी। टेली मानस पहल की शुरुआत की है भारत ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर। इस बार का विषय है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। फिर इसके बाद 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जिसका इस बार विषय है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। फिर इसके बाद 12 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व स्लॉथ बियर दिवस, वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे, और ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम मनाया गया है इसी साल 2022 में। फिर 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसका इस बार विषय है शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। फिर अगला सवाल आपके सामने है भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक सत्र कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है। तो इंडियन रोड्स कांग्रेस का जो वार्षिक सत्र होता है हाल ही में इसका 81वां सत्र आयोजित किया गया है, और ये कहाँ पर हुआ, लखनऊ के अंदर। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन दो लोगों ने किया है संयुक्त रूप से। एक तो भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं यानी कि नितिन गडकरी, और दूसरे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटियां बने कुशल नामक एक राष्ट्रीय सम्मेलन कौन से स्थान पर आयोजित किया है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इसी अवसर पर भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका नाम रखा गया बेटियां बने कुशल, यानी कि महिलाओं में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पर हुआ, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्थान में परम कामरूप नाम का सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है। तो परम कामरूप नाम का ये जो सुपर कंप्यूटर है इसको इंस्टॉल किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो हाल ही में 2 पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा पर गई थी, एक तो असम और दूसरा त्रिपुरा। तो असम की यात्रा के दौरान इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी के अंदर परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर को किस पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला कौन से पूर्वोत्तर राज्य में हाल ही में रखी गई है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, तो यहाँ पर एक जगह है नरसिंहगढ़, और यहीं पर स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि 13 अक्टूबर को किसने अगरतला खोंगचोंग जनशताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस को रवाना किया है। तो अगरतला खोंगचोंग जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से शुरू होती है और फिर ये जाती है खोंगचोंग तक, जो कि है मणिपुर में।
इसी तरीके से ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से शुरू होती है और ये जाती है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक। तो इन दोनों ट्रेनों को हाल ही में शुरू किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों ट्रेनों के चलने से जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी काफी ज्यादा आसानी होगी। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस रेलवे स्टेशन से इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है, ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? ये है त्रिपुरा का अगरतला रेलवे स्टेशन। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान भारत और जापान के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हुए थे। पद्म विभूषण जो है ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये 2021 के लिए शिंजो आबे को भी दिया गया है। हालांकि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तब ये जिंदा जरूर थे, लेकिन अब इनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि इसी साल जुलाई महीने के अंदर इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। अभी हाल ही में जो जापान के अंदर भारत की एम्बेसी है वहां पर इनकी वाइफ को ये सम्मान दिया गया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष यान ने पहली बार किसी खगोलीय पिंड की गति में बदलाव किया है? तो ये ह्यूमैनिटी के इतिहास में पहली बार हुआ है जब इंसानों ने किसी खगोलीय पिंड की गति में बदलाव किया हो, और ये किसके जरिए हो पाया? डार्ट मिशन के जरिए, जिसको भेजा था नासा ने। नासा ने इस मिशन को इस मकसद के साथ भेजा था कि अगर भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड जो है वो धरती की तरफ बढ़ रहा होगा तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हों ताकि हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर पाएं। और उसी के परीक्षण के लिए नासा ने भेजा था डार्ट मिशन। इसको पिछले साल नवंबर में ही भेज दिया गया था और अभी सितंबर महीने में इसकी फाइनली टक्कर करवाई गई डीडीमॉर्फोस नाम के एक पिंड के साथ में। इस मिशन के बारे में मैंने आपको सितंबर में ही बताया था कि सितंबर महीने के अंदर आखिर में, बिल्कुल सितंबर के आखिर में, ये जो मिशन है, ये जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था, ये डीडीमॉर्फोस नाम के पिंड से टकराया और कुछ समय के एनालिसिस करने के बाद नासा ने अब ये फाइनली जानकारी दी है कि ये जो मिशन रहा है ये सक्सेसफुल रहा है। यानी कि इस अंतरिक्ष यान ने डीडीमॉर्फोस नाम का जो पिंड था उसकी गति में बदलाव किया है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि डार्ट मिशन को किसने भेजा था? नासा ने। वैसे इसका फुल फॉर्म भी है, डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % होगी? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट मौजूदा वित्त वर्ष में होने वाली है 6.8%। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो वर्ल्ड बैंक है उसने अनुमान दिया था 6.5% और यहाँ पर IMF ने अनुमान दिया है 6.8% का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि 11 अक्टूबर को इजराइल और किस कंट्री ने अपने समुद्री सीमा विवादों को सुलझाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि लेबनान। तो लेबनान जो देश है, यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे, जो लेबनान कंट्री है ये इजराइल का पड़ोसी देश है और भूमध्य सागर में इन दोनों के बीच में ही समुद्री सीमा विवाद है। और इस विवाद को सुलझाने के लिए हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है और अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? लेबनान। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो इस बार की फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत लिया है मैक्स वर्स्तापन ने, क्योंकि जो नीदरलैंड के मैक्स वर्स्तापन हैं इन्होंने इस साल टोटल 12 रेस जीती हैं और इस तरीके से ये रैंकिंग टेबल में नंबर 1 पर बने हुए हैं। तो इस बार के वर्ल्ड चैंपियन कौन बन गए हैं? मैक्स वर्स्तापन। आपको पता होगा पिछले साल इन्होंने अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता था, तो इस साल ये इनका लगातार दूसरा फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 के अंदर अभी तक जो भी फार्मूला 1 रेस हुई है उन सभी के रिजल्ट्स यहाँ पर आपके सामने हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्स वर्स्तापन ने ही 12 रेस जीती हैं। जो सबसे लेटेस्ट इन्होंने जीती उसका नाम है जापानीज ग्रैंड प्रिक्स और इसको जीतते ही ये इस साल के फार्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 हाल ही में आयोजित किया गया था और ये कब होता है? 4 से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में। इस बार वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 का विषय है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई है?
तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये जो ट्रेन है ये चलाई गई है हिमाचल प्रदेश के ऊना और नई दिल्ली के बीच में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप इस ट्रेन के स्टॉपेज देख सकते हैं। नई दिल्ली से ये ट्रेन शुरू होती है और ये जाती है अंब अंदौरा तक, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंदर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो देखिए, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि बल्क ड्रग पार्क भारत में 3 बनाए जाने हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो गुजरात के अंदर, दूसरा बनेगा हिमाचल प्रदेश में और तीसरा बनेगा आंध्र प्रदेश में। तो गुजरात का कहाँ पर है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। गुजरात के भरूच जिले के अंदर एक जगह है जंबूसर, और यहाँ पर देश का पहला बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा जिसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी है। सेम इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बल्क ड्रग पार्क बनाया जाना है उसकी आधारशिला भी पीएम नरेंद्र मोदी ने रख दी है। तो ये कहाँ पर बनेगा? ये हिमाचल प्रदेश के जिस जिले में बनेगा उसका नाम है ऊना जिला, और ऊना जिले में जिस जगह पर बनेगा उसका नाम है हरोली। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हरोली बल्क ड्रग पार्क जो है बनाया जाएगा और इसकी आधारशिला रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ पर ये बनेगा? ऊना जिले के अंदर। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13 अक्टूबर को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना जिले में जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, यानी कि IIIT संस्थान है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये ऊना के अंदर जो है उसको हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि जो IIIT ऊना है इसका उद्घाटन अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और इसकी आधारशिला भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी सन 2017 में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता है? सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार की जो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 हुई है इसका आयोजन किया गया था बहरीन की राजधानी मनामा में। बहरीन की राजधानी मनामा में इस बार की एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है। इसमें भारत ने सिर्फ एक मेडल जीता है और वो भी ब्रॉन्ज मेडल है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कांस्य पदक। तो भारत की जो हर्षदा गरुड़ हैं इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है 68 किलोग्राम भार वर्ग में। हाल ही में भारत के वरिष्ठ राजनेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये किस पार्टी के संस्थापक थे? तो मुलायम सिंह यादव जो हैं ये भारत के फेमस पॉलिटिशियन थे। ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया था कि ये किस पार्टी के संस्थापक हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, जो कि यूपी की एक पार्टी है। और इस पार्टी की आज के समय जो अध्यक्ष हैं वो इन्हीं के बेटे हैं, यानी कि अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी को इन्होंने कब स्थापित किया था? सन 1992 में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अंदर एक गांव है सैफई गांव, यहीं पर इनका जन्म हुआ था और इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो ये यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे। सबसे पहले ये बने थे 1989 के अंदर, ये बने थे 1991 तक, पहला कार्यकाल इनका था। फिर इसके बाद जो दूसरा कार्यकाल था वो 1993 से लेकर के 1995 तक रहा। फिर इनका तीसरा कार्यकाल जो था वो 2003 से लेकर के 2007 तक चला। इनका जो दूसरा और तीसरा कार्यकाल था यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में, इसी बीच में ये भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। सन 1996 से लेकर के 1998 तक ये भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। तो ये सारी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। ये लोकसभा के अंदर 7 बार चुने गए थे और विधायक बने थे 10 बार। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि चौथा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो हेली इंडिया समिट का चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था और ये कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर के समर कैपिटल श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया था और भारत के जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी।
स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो फुटबॉल फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए फुटबॉल, ये कार्यक्रम शुरू किया है ओडिशा ने। और इसके अंतर्गत ओडिशा राज्य के जो स्कूली बच्चे हैं उनको फुटबॉल वितरित किए जाएंगे ताकि ग्रास रूट लेवल पर बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पर आपको बता दूं कि फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम जो है ये फीफा के द्वारा प्रायोजित है, जो कि फुटबॉल के लिए वैश्विक संस्था है। तो इसको फीफा के द्वारा ओडिशा के अंदर दो संस्थानों की हेल्प से लागू किया जा रहा है। एक तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और दूसरा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। तो इन्हीं दोनों संस्थानों की हेल्प से ये लागू किया जा रहा है ओडिशा के अंदर। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी को कौन सा नाम आवंटित किया है? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इनसे पहले जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उनका नाम था उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी कौन सी थी? शिवसेना। शिवसेना पार्टी से थे उद्धव ठाकरे जो कि वहां के मुख्यमंत्री थे। फिर क्या हुआ, जो एकनाथ शिंदे हैं ये भी शिवसेना पार्टी के ही थे, लेकिन इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के नई गठबंधन सरकार बना ली और फिर ये मुख्यमंत्री बन गए। तो एकनाथ शिंदे बन गए यहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और बीजेपी की तरफ से जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब क्योंकि जो एकनाथ शिंदे हैं ये भी शिवसेना पार्टी के ही थे, तो यहाँ पर एक विवाद क्रिएट हो गया कि शिवसेना पार्टी का जो नाम है और जो सिंबल है वो कौन यूज करेगा, उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप या फिर एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप जो कि बीजेपी के साथ मिलकर नई गठबंधन सरकार जिसने बनाई। तो अब इस विवाद को सुलझाने के लिए जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसने दोनों ही पार्टियों को अलग अलग सिंबल और अलग अलग नाम दिया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले जो शिवसेना पार्टी थी उसका ये नाम था और ये इसका सिंबल था, यानी कि तीर और धनुष जो है वो इसका सिंबल था और शिवसेना पार्टी का नाम था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी है उसको नाम दिया गया है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और इस पार्टी का सिंबल है मशाल। इसी तरीके से जो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यानी कि एकनाथ शिंदे, इनके नेतृत्व वाली पार्टी को नाम दिया गया है बाला साहेबांची शिवसेना और इसका सिंबल क्या है? दो तलवार और ढाल। तो यहाँ पर हुआ क्या है, महाराष्ट्र के अंदर पहले ये शिवसेना एक पार्टी थी लेकिन अब ये दो पार्टी बन गई है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? तो देश के अंदर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाने के लिए भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है टेली मानस पहल। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टेली मानस। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर को यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु स्थित निम्हांस में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टेली मानस पहल की शुरुआत की है। टेली मानस का फुल फॉर्म भी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, यानी कि सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग। आपको याद होगा इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था कि देश के अंदर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो उसको अब शुरू कर दिया गया है टेली मानस के नाम से, और इसमें बताया गया था कि भारत के 23 सेंटर आपस में नेटवर्क बनाएंगे और ये पूरा काम चलेगा। यहाँ पर हर एक व्यक्ति तक मानसिक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने का काम किया जाएगा। तो अब इसकी शुरुआत कर दी गई है टेली मानस के नाम से और इसका फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। टेली मानस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि पूरे देश के अंदर खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोगों को भी 24 घंटे फ्री में टेली मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो इसी उद्देश्य के साथ टेली मानस पहल को शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर टोटल 23 सेंटर्स हैं जो कि एक नेटवर्क के रूप में काम करेंगे और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो निम्हांस नाम की संस्था है जो कि बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो ये जो संस्था है ये बेंगलुरु के अंदर है और यही संस्था नोडल सेंटर के रूप में काम करेगी। और इसी तरीके से जो बेंगलुरु के अंदर ट्रिपल आईटी संस्थान है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु, ये तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो इस तरीके से आपको टेली मानस पहल के बारे में याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि मानसिक स्वास्थ्य नीति लॉन्च करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा है। तो अपनी खुद की मानसिक स्वास्थ्य नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो राज्य है ये है मेघालय। तो अभी मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है मेघालय में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस शहर के अंदर स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। क्योंकि जो सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड है इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और ये अपने डिपॉजिटर्स को पैसा चुकाने में भी सक्षम नहीं है, और उसी के चलते आरबीआई ने इसका जो लाइसेंस है ये कैंसिल कर दिया है। तो ये कहाँ पर है, ये है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। किस भारतीय महिला सांसद को अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति में चुना गया है। तो अंतर संसदीय संघ जो है यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसकी कार्यकारी समिति में हाल ही में जिस भारतीय को चुना गया है इनका नाम है अपराजिता सारंगी। अपराजिता सारंगी जो है ये भुवनेश्वर से लोकसभा सदस्य हैं और अब ये इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस 2022 किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन भारत में किया गया है और भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसकी मेज़बानी की है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, इसका आयोजन किया गया था तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। 9 अक्टूबर को किस कंट्री ने कुआफू 1 नामक अपनी पहली सौर वेधशाला लॉन्च की है। तो कुआफू 1 नाम की जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है इसको लॉन्च किया है चाइना ने। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो चाइना है उसने कुआफू 1 नाम का मिशन लॉन्च किया है सूर्य के अध्ययन के लिए, इसी तरीके से भारत भी सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है आदित्य L1। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का मिशन कौन सा है तो आपको बताना है आदित्य L1। भारतीय रेलवे ने टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इंडियन रेलवे ने टीपू एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन है जो कि बेंगलुरु से मैसूर के बीच में चलती है, अब इसका नाम बदलकर कर दिया है वोडेयार एक्सप्रेस। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, मैसूर जंक्शन से लेकर के बेंगलुरु के बीच में ये जो चलती है उसका नाम हो गया है वोडेयार एक्सप्रेस। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला सवाल है पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव डिक्लेयर किया है। और दूसरा सवाल है देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना है। इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 8 से लेकर के 14 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के सेकेंड वीक से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।